Hi children, today I am going to teach you Poets and Pancakes, lesson 6 of Flamingo. This chapter is written by Ashok Mitran. He was a Tamil writer और उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काम किया था, जिसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है माई ईयर्स विद बॉस, जो इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे बात करती है. इंडियन कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे या होते हैं या कितना इन्फ्लुएंस था उस टाइम में. द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेटअप इन 1940 में सेटअप हुआ था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उस ज़माने में. तो इसमें वो पेपर्स वगैरह काट के, इनका काम था कि पेपर्स वगैरह की क्लिपिंग काट के फाइल में लगाते थे. तो इसे, हालांकि ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं था, लेकिन जो भी था इसे हर चीज़ में राइटर को नॉलेज रहती थी हर चीज़ के बारे में. नाउ वी स्टार्ट. Pancakes was the brand name of the makeup material that Gemini Studio brought in truckloads. ये एक पैनकेक्स जो था एक ब्रांड नेम था मेकअप का, जो जेमिनी स्टूडियो में ट्रक्स में भर भर के आता था. इतना सामान आता था इसका मेकअप का. ग्रेटा गाबो मस्ट हैव यूज्ड इट. ग्रेटा गाबो ने यूज़ किया होगा. ग्रेटा गाबो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस, वेरी फेमस. मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट. मिस गौहर ने यूज़ किया होगा. वैजयंती माला ने यूज़ किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री को शायद पता ना हो तब तक, क्योंकि ये इतना फेमस ब्रांड नहीं रहा था. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल. ये जेमिनी स्टूडियो का जो ये हिस्सा था, ये मेकअप रूम, ये बिल्डिंग का सबसे ऊपरी हिस्सा था, जिसे कहते थे कि रॉबर्ट क्लाइव की घुड़साल थी. A dozen other building. Next page. In the city are said to have been his residence. उनको भी कहा जाता था कि उसी का रेजिडेंस था क्लाइव का. For his brief life, उसकी छोटी लाइफ में, and even briefer stay in Madras. और मद्रास में उनका उससे भी कम स्टे था. उसके बावजूद हर दूसरी बिल्डिंग को ये बोला जाता था. रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन लॉट ऑफ मूविंग. ऐसा लगता था उन्होंने बहुत ही मूविंग किया, इधर से उधर, उधर से इधर. बिसाइड फाइटिंग सब इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. और उसके बाद इंडिया के कोनों में जाके लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं. एंड मैरिंग ए मेडन इन सेंट मैरीज चर्च. और सेंट मैरीज चर्च में फोर्ट सेंट जॉर्ज में शादी भी की एक लड़की से. दिस द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर. मेकअप रूम जो था वो ऐसा लगता था जैसे हेयर कटिंग सैलून है, जिसमें हर तरफ से लाइट्स थी और कम से कम आधा दर्जन मिरर्स थे. आधा दर्जन मीन्स 6. डजन इज 12, सो हाफ अ डजन इज 6. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. जिनके ऊपर मेकअप किया जाता था उनकी आप हालत सोच सकते हैं कि कितनी चारों तरफ से उनके ऊपर लाइट्स थी. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. एक बंगाली था जिसे बाद में लगने लगा कि ये छोटा काम है और वो बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उसने काम छोड़ दिया. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a धारवाड़ कर्नाटका. उसके बाद एक महाराष्ट्रन आया जिनका असिस्टेंट जो था वो धारवाड़ कर्नाटका था. एक आंध्रा था, फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एंड एग्लो बर्मीज एंड यूजुअल लोकल तमिल्स. और जो लोकल तमिल्स थे वो भी थे. ऑल दिस शोज देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. ऐसा लगता है कि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन पहले शुरू हो गई थी, इससे पहले कि दूरदर्शन पे कोई इसके बारे में प्रोग्राम आए या कोई रेडियो पे प्रोग्राम आए. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of a truckloads of pancakes and a number of other locally made potions and lotions. ये जो हर तरीके का इंसान था वहाँ पे मेकअप मैन के रूप में, वो किसी भी अच्छे भले आदमी को एक भूत सा बना देते थे मॉन्स्टर के तरीके से. वो जो उनके पास मेकअप आता था और लोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड ए नंबर ऑफ अदर लुक, और जो बहुत सारा उनका लोकली ब्रांड भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें मिला के वो ऐसा गंदा अगली लुक दे देते थे. दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग. इंडोर शूटिंग हुआ करती थी एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर. से 5% बाहर करी जाती थी शूट.
I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made so to look ugly in order to look presentable in the movie. उन्हें इतना अगली बना दिया जाता था कि उसके बाद ही वो कुछ प्रेजेंटेबल लगते थे कैमरे के आगे मूवी में. Made to be look ugly. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. इस तरीके से ऊपर से नीचे सब चलता था हायरार्की के हिसाब से. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अगली. चीफ मेकअप मैन जो था उसने वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस को अगली बनाता था. अगली बनाना मीन्स मेकअप करना बहुत डार्क, बहुत ज़्यादा. हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड द हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ. और ऐसे ही चलता रहता था, उससे छोटा उससे छोटे का उससे छोटा उससे सीनियरिटी के हिसाब से. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. और जो क्राउड होते थे उन्हें सबको ऑफिस बॉय जिम्मेदारी उठाता था. इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय. मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऑफिस बॉय था. ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट वेसल एंड slapping it on the crowd players. तो जिन दिनों वो क्राउड की शूटिंग होती थी, भीड़ वगैरह की, उन दिनों आप देख सकते थे एक बहुत बड़े बर्तन में वो सारा पेंट घोल रहा होता था और उसके बाद क्राउड प्लेयर्स के फेस पे लगा रहा होता था. द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. इस तरीके से मेकअप किया जाता था कि कुछ उनका दिखाई ना दे जाए असलियत, किसी भी तरीके का पोर कुछ खुला ना रह जाए. ही वॉजंट एग्जैक्टली ए बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s. वो अर्ली 40s में था, वो कोई लड़का नहीं था. हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर ऑन ए टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, ही वॉज अ बिट ऑफ पोइट. वो थोड़ा पोइट भी था और वो एक स्टार एक्टर बनना चाहता था, एक टॉप स्क्रीन राइटर भी बनना चाहता था, या डायरेक्टर या लिरिक राइटर. इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल. उन दिनों मैं एक क्यूबिकल में काम करता था. द होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसके दोनों साइड में फ्रेंच विंडोज़ थी. डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज. मुझे पता नहीं था उन्हें फ्रेंच विंडोज़ कहते हैं. सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज़पेपर इन द डे एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग. हर किसी को लगता था मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सारा दिन न्यूज़पेपर लिए बैठे रहता हूँ और कटिंग करता रहता हूँ. इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू. ऐसा लगता था बॉस को भी यही लगता है. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो जैसे भी लगता था कि कोई काम दिया जाना है, मुझे कोई काम करना चाहिए, मुझे कोई भी काम होता था, सीधे अंदर आते थे और मुझे लेक्चर देते थे. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. जो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, उसने भी डिसाइड कर लिया था कि मुझे वो ज़रूर बताए ग्रेट लिटरेरी टैलेंट्स कितने वेस्ट हो रहे हैं डिपार्टमेंट में, जो सिर्फ जहाँ पे से बार्बर्स और कोई एक्सपर्ट ही फिट हो सकता है. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. पूरे टाइम मैं ये प्रे करता था कि क्राउड शूटिंग हो. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम द हिज एपिक. उसके किस्सों से मुझे सिर्फ वही बचा सकते थे, वो वाली शूटिंग जो पूरा दिन करे, उनका मेकअप में बिजी. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू. फ्रस्ट्रेशन के जितने भी इंस्टेंस थे, आप हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक ही तरफ जाते थे, एक ही आदमी के ऊपर. दैट ऑल के सारी चीज़ों का जिम्मेदार एक ही आदमी है जिसका नाम था कोठामंगलम सुब्बू. सुब्बू नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियोज़ में. ही couldn't have had a better encouraging opening in film than our grown up makeup boy had. उसके भी कोई ज़्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं थी, ऐसे ही था जैसे ग्रेट ग्रॉन अप मेकअप बॉय की थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम. लगता था उसने और भी ज़्यादा मुश्किल वक्त देखा है. फॉर व्हेन ही बिगैन हिज कैरियर देयर वर नो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़. जब उसने अपना कैरियर शुरू करा था तो वहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडियो नहीं था या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी बड़ी. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुब्बू कुड नॉट हैव एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. हमारे बॉय से वो कोई पढ़ाई लिखाई में भी आगे नहीं था. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन ब्राह्मण अ वर्च्यू, लेकिन एक ब्राह्मण में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी खूबी है. इंडीड ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन.
हाँ, उसको इसी वजह से, क्योंकि वो अच्छी जगह पैदा हुआ था, अच्छी फैमिली से था, ब्राह्मण था, तो उसे ज़्यादा लोगों से और ज़्यादा अच्छी जगहों से एक्सपोजर था। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल, उसको वो इस काबिल था कि वो खुश दिखे एट ऑल द टाइम, इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन फ्लॉप फिल्म। एक बुरी फिल्म में काम करने के बावजूद भी ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसने हमेशा किसी और के लिए काम किया था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपने आप कोई काम नहीं कर सकता था, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। उसमें एक बहुत लॉयल्टी वाला वो था, उसकी सारी क्रिएटिविटी जो थी वो सब का एडवांटेज इस पे जाता था कि ही वॉज वेरी लॉयल। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, और फिल्म के लिए वो टेलर मेड था। Here was a man who could inspire when commanded, here was a man, वो एक आदमी था, एक जो उसे कमांड किया जाए तो वो इंस्पायर हो जाता था। द रैट फाइट्स द टाइगर अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स एंड टेंस देम लविंगली। रैट फाइट्स होती है टाइग्रेस की पानी के अंदर, और वो उसको मार देती है, बट टेक्स पिटी, उसके बच्चों पे तरस खाती है और प्यार से डील करती है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, इस सीन को कैसे किया जाए, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 ways ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। तो वो सुब्बू जो है वो बताने लगता था कि 4 तरीके बताता था कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव एनफ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। द प्रोड्यूसर वुड से, एंड इन ए मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। और जब सुब्बू को बताया जाता था कि तुम्हारा आइडिया सही नहीं है, तो वो 14 और अल्टरनेटिव लेके आ जाता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड देयर वाज नो that was so easy with a man like Subbu around, and if there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during his golden years, it was Subbu। जो उसने गोल्डन ईयर्स के टाइम में जो एक उसने डेफिनेशन दी थी जेमिनी स्टूडियो को, वो सुब्बू ही था, और जो सही दिशा दिखा सकता था, इट वाज सुब्बू। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट, उस आइडेंटिटी उसकी पोइट की अलग थी, और उसकी और कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हाई एफर्ट्स, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी समझता था वो ही डेलिबरेटली चूज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू मासेस, वो लोगों को सुनाया करता था क्योंकि उसे लगता था वो बहुत अच्छा कवि है। He deliberately chose to address the poetry to the masses. His success in film overshadowed and dwarfed his literary achievements. उसकी सक्सेस के ने फिल्म की में सारी चीज़ों को उसका बौना बना दिया था। He composed several truly original story poems. उसने बहुत सारे स्टोरी पोएम्स बनाई, and direction, and also wrote a sprawling novel थिलन्ना मोहन बल। उसने थिलन्ना मोहन बल नाम की एक नॉवल भी लिखी हुई। डजन ऑफ वेरी deftly aged character. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. उसने उनका मूड और सब चीज़ें सही की, मैनर देवदासीज का जो ज़माने में बनाई जाती थी। He was an amazing actor, बहुत अमेजिंग एक्टर था। He never aspired to the lead roles, उसने कभी लीड रोल्स नहीं करे, बट वट एवर सबसाइडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म बेटर दैन द सपोज मेन प्लेयर्स। जब भी उसे मौका मिला उसने मेन प्लेयर से ज़्यादा अच्छा प्ले किया। He had a genuine love for anyone who came across, and his house was a permanent residence for dozen of near and far relation and acquaintance. उसका मन में बहुत सारे प्यार था सबके लिए, और जो भी उसका घर जो था वो परमानेंट एड्रेस था, परमानेंट रेजिडेंस था दर्जनों लोगों के लिए, जो दूर के पास के या जान पहचान जैसे भी लोग थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस अबाउट दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ दम। उसे कभी उसका नेचर नहीं था कि वो किसी बारे में सोचे कि मैंने इन लोग को फीड करा हूँ या सपोर्ट कर रहा हूँ। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड येट ही हैड एनिमीज। इतना अच्छा और इतना चैरिटी करने वाला, फिर भी उसके दुश्मन थे। वाज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, इसलिए कि वो बॉस का बहुत क्लोज था, और वाज इट इज जनरल डेमनोर एंड रिजेंबल्ड ए साइकोफेंस, या फिर वो उन लोगों में से था जो जिनका मैनर्स ऐसे होते हैं या रिजेंबल करते हैं उन लोगों से जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग अबाउट एवरीथिंग, या वो हर चीज़ को अच्छा कहता था। इन एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सब्बू। इसके बावजूद एक आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट में जो उसके बारे में बेकार कंसिडर करता था, उसके लिए अच्छा नहीं सोचता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
remaining part I will take in the next video. Thank you for watching. Please like and subscribe and share. Thank you.